नवरात्रि जो हैं वो साल में 2 बार आते हैं जब मौसम बदल रहा होता है। इसको आयुर्वेद में बोला जाता है ऋतु संधि। एक ऋतु जा रही है, दूसरी ऋतु आ रही है। दोस्तों, इसी तरह के डाइट प्लान और लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए हमारे कई फ्रेंड्स ने अपने बीपी, शुगर, थायराइड को बिना दवाई के नॉर्मल किया है, सर्जरी तक को अवॉइड किया है। इवन जिनको मेंटल प्रॉब्लम थी, जिनको कि नींद आने में कठिनाई होती थी या नेगेटिव थॉट चलते रहते थे, उनको भी बहुत ही ज़्यादा आराम हुआ है। इस सिस्टम से आपका फिजिकल लेवल इम्प्रूव हो रहा है, मेंटल लेवल इम्प्रूव हो रहा है और सोशल और स्पिरिचुअल लेवल भी इम्प्रूव हो रहा है। नमस्ते, आपके भीतर की दिव्यता को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि नवरात्रों का क्या वैज्ञानिक महत्व है और इन दिनों को हम कैसे उपयोग कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी और एनर्जी लेवल बढ़ाने में, और अगर कोई रोग है तो उसमें आराम देने में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो साइंटिस्ट थे। तो जैसे आज के समय में साइंटिस्ट लोग लैब में रिसर्च करते रहते हैं अपनी एक टीम के साथ, और उसमें से जब जो चीज़ उनको पब्लिक के लिए यूज़फुल लगती है वो फिर पब्लिक के साथ शेयर करते हैं। इसी तरह से हमारे ऋषि मुनि थे जो कि अपने हर्मिटेज में, अपनी कुटिया में, अपने शिष्यों के साथ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। और जब उन्हें लगता था कि ऐसी कोई यूज़फुल चीज़ है जो जनरल पब्लिक के साथ शेयर की जा सकती है और वो फॉलो कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं, तो वो उसको फिर समाज में उसको एक प्रथा के रूप में उतारते थे। तो उसी में से एक प्रथा है नवरात्रि का उपवास। नवरात्रि जो हैं वो साल में 2 बार आते हैं और ये तभी आते हैं जब मौसम बदल रहा होता है। इसको आयुर्वेद में बोला जाता है ऋतु संधि, मतलब 2 ऋतुओं की संधि काल है ये। एक ऋतु जा रही है, दूसरी ऋतु आ रही है। तो इन दिनों में क्या होता है कि हमारी बॉडी की अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर वीक होती है, मतलब हमारी भूख नेचुरली कम होती है, जिससे कि बॉडी अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर पाए और आने वाली ऋतु के लिए अपने आप को एडजस्ट कर पाए। तो इसी सिद्धांत का ध्यान रखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने ये नवरात्रि उपवास की परंपरा इंट्रोड्यूस की, जिसमें उन्होंने कहा कि इन दिनों में आपको लाइट फूड लेना है, और शुरू से काफ़ी समय तक इसको अच्छे से फॉलो भी किया गया। लेकिन आज के टाइम पे अधिकतर देखने में ऐसा आता है कि लोग जो हैं इन दिनों में और नॉर्मल दिनों की अपेक्षा और ज़्यादा तला हुआ और भारी भोजन करने लगते हैं, मिल्क आइटम्स लेने लगते हैं ज़्यादा, पकोड़े तल तल के खाने लगते हैं। तो उससे जो बेसिक पर्पस था उपवास का वो सर्व नहीं हो पाता, जो कि था बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना और उसका इम्यूनिटी लेवल बढ़ाना। तो ये उनका पर्पस था, जो कि हमारे आज के नवरात्रि रखने का तरीका है उसमें वो बिल्कुल भी सर्व नहीं हो पाता। इसीलिए आपने देखा होगा इन दिनों के बाद जब नेक्स्ट ऋतु शुरू होती है तो फिर ज़्यादा बीमारियां होने लगती हैं, वायरस बैक्टीरिया का प्रकोप होने लगता है। तो जो इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए थी वो एक्चुअली हम लोग कम कर दे रहे हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है। आज के 9 गोल्डन रूल्स के माध्यम से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको नवरात्रों के दिनों का बेस्ट यूज़ कैसे करना है। दोस्तों, इसी तरह के डाइट प्लान और लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए हमारे कई फ्रेंड्स ने अपने बीपी, शुगर, थायराइड को बिना दवाई के नॉर्मल किया है, और कई फ्रेंड्स ने सर्जरी तक को अवॉइड किया है। जैसे कि एक हमारे फ्रेंड हैं जिनको घुटनों के रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया गया था। वो नीचे बैठ भी नहीं पाते थे और डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि आपको रिप्लेसमेंट करवाना ही पड़ेगा नी कैप का। लेकिन उन्होंने इसको फॉलो करना शुरू किया और अब वो नीचे भी बैठ पाते हैं और अपनी रिकवरी के पाथ पर हैं। और इसके अलावा न केवल फिज़िकल प्रॉब्लम में, इवन जिनको मेंटल प्रॉब्लम थी, जिनको कि स्लीप डिसऑर्डर था, नींद आने में कठिनाई होती थी, या नेगेटिव थॉट चलते रहते थे, या डिप्रेशन था, इवन सुसाइडल थॉट चलते रहते थे, उनको भी इस तरह के डाइट और लाइफस्टाइल के चेंज करने से बहुत ही ज़्यादा आराम हुआ है। इसमें एक बात और देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो पहले से ही किसी फिज़िकल डिजीज़ से या किसी मेंटल प्रॉब्लम से परेशान है, माइंड में कुछ
पास्ट की बात बार बार घूम रही है, उससे वो पहले से ही परेशान है, या कोई फिजिकल डिजीज़ है। और इस कंडीशन में अब कोई दूसरा बाहर वाला व्यक्ति उसको कोई थोड़ी सी भी नेगेटिव बात बोल देता है, या थोड़ी सी कुछ ऐसी नेगेटिव इवेंट हो जाती है, तो उसी से वह व्यक्ति जो है वो अपसेट हो जाता है। अब अपसेट होके या तो वो डाउन हो जाएगा, मतलब कि अंदर ही अंदर दुखी होता रहेगा, या फिर इरिटेट होके, एंग्री होके जो है वो सामने वाले व्यक्ति पे अपनी भड़ास निकाल देता है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है कि उस व्यक्ति की रिलेशनशिप्स भी डिस्टर्ब होती हैं। और दूसरी तरफ आप सोचिए कि एक व्यक्ति है, वो फिजिकली भी ठीक है और माइंड भी उसका काम एंड पीसफुल है, शांत है। तो इस कंडीशन में अगर इस व्यक्ति को एक दूसरा व्यक्ति कुछ नेगेटिव बात बोल भी देता है, या उसके साथ कुछ नेगेटिव इवेंट हो भी जाती है, तो वह उतना अपसेट नहीं होगा। काफ़ी हद तक वो जो बाहर की नेगेटिविटी है वो उसकी अंदर की शांति में ही न्यूट्रलाइज हो जाएगी। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि बाहर वाला व्यक्ति जो इस व्यक्ति को नेगेटिव कमेंट दे रहा है, उसको भी इस व्यक्ति के पॉजिटिव वाइब्रेशन रिसीव हों और इससे उसको भी फ़ायदा हो। इससे क्या होगा कि रिलेशनशिप्स बेटर होंगी। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस का सोशल रिलेशनशिप्स पर भी प्रभाव पड़ता है। फिर आते हैं हम स्पिरिचुअल एंगल पर। तो लाइट फूड लेने के कारण आपकी बॉडी की बैटरी कम समय की नींद से ही फुल रिचार्ज हो जाएगी, आपकी नींद की क्वालिटी इम्प्रूव होगी, आपके एनर्जी लेवल बढ़ जाएंगे। इससे क्या होगा कि पूरे 24 घंटे में आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, फ्री टाइम, तो उसमें आप ज़्यादा समय अपने पूजा ध्यान में लगा सकते हैं। और फिर आपके फिजिकल डिजीज़ जब कम होंगे तो कोई भी योगासन आपको करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, वो आप और अच्छे से कर सकते हैं। तो मतलब इस सिस्टम से आपका फिजिकल लेवल इम्प्रूव हो रहा है, मेंटल लेवल इम्प्रूव हो रहा है, और सोशल और स्पिरिचुअल लेवल भी इम्प्रूव हो रहा है। जब हम इस सिद्धांत को अब समझ चुके हैं कि नवरात्रि उपवास के पीछे हमारे ऋषि मुनि साइंटिस्ट का क्या इंटेंशन था, तो आइए देखते हैं कि नवरात्रों के दिनों को हम कैसे बेस्ट उपयोग कर सकते हैं अपनी एनर्जी और इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने में, और अगर कोई रोग है तो उसमें आराम पाने में। इसके लिए हम आपके साथ नवरात्रों के 9 गोल्डन रूल्स शेयर करेंगे। तो पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपको भूख के अकॉर्डिंग ही भोजन लेना है। जितनी भूख हो उससे 10 to 20% कम भोजन लेना है, जिससे कि पेट में थोड़ी खाली जगह बनी रहे। अब इसका क्या रीज़न है? जैसे कि आपने देखा होगा, आपको मिक्सी में कुछ चीज़ को पीसना है, तो अगर आप उसको पूरा 100% भर देंगे तो क्या होगा, जब आप उसको ऑन करेंगे ना तो वो मटेरियल ठीक से पिसेगा, और हो सकता है कि उससे आपका मिक्सर भी जल्दी ख़राब हो जाए। इसी तरह से जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो पेट में जाकर उसकी पिसाई होती है, ग्राइंडिंग प्रोसेस होती है। तो अगर हम पूरा 100% उसको फुल कर देंगे तो वो ग्राइंडिंग प्रोसेस ठीक से होगा नहीं। ग्राइंडिंग प्रोसेस ठीक से नहीं होगा तो पाचन ठीक से नहीं होगा, और अधपचे भोजन से ही 90% बीमारियां जन्म लेती हैं। तो हमें इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम भूख से 10 to 20% कम खाएं। फिर दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि आप भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं, जिससे कि मुंह की लार उसमें मिक्स हो जाए। इससे उसका पाचन प्रोसेस मुंह से ही शुरू हो जाएगा और आगे की प्रोसेस भी ठीक से चल पाएगी। इसी प्रकार जब आप पानी पिएं या कोई लिक्विड आइटम ले रहे हैं तो भी आप उसको घूट घूट करके लें, और एक एक घूट को अपने मुंह में रखें जिससे कि लार मिक्स हो जाए, और तभी उसको अंदर लें। जब आप इस तरह से धीरे धीरे चबा चबा कर स्वाद लेकर भोजन को खाते हैं तो एक बोनस बेनिफिट आपको और होता है, क्योंकि अधिकतर हम पेट भरने के लिए कम और मन भरने के लिए ज़्यादा खाते हैं। पेट तो हमारा भरा रहता है, लेकिन फिर भी कोई मन को पसंद वाली चीज़ सामने आ जाती है तो हम खा लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे मन की तृप्ति नहीं होती है। तो अगर आप धीरे धीरे चबा चबा कर स्वाद लेकर खाएंगे तो जो भी आप खा रहे हैं उसको मन रजिस्टर करेगा, मन उससे तृप्ति लेगा। इससे आपकी फूड क्रेविंग कम होगी,
और कई हमारे फ्रेंड्स हैं जो ओवरवेट हैं, वेट को रिड्यूस करना चाहते हैं, उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका वेट ऑलरेडी कम है उनका और कम हो जाएगा। जिनका वेट कम है उनका वेट कम इसलिए है क्योंकि बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। जब आप इस तरह से धीरे धीरे चबा चबा कर खाएंगे तो काफ़ी हद तक डाइजेशन मुंह में ही हो जाएगा, तो आगे का जो प्रोसेस है वो भी स्मूथली चलेगा और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन जब इंक्रीज़ होगा तो उनका वेट भी फिर इंक्रीज़ होगा। तो दोनों को इसमें फ़ायदा होगा। बेसिकली ये सब बैलेंसिंग टेक्निक्स हैं, इनका कोई ऐसा नहीं है कि एक एक्सट्रीम पे जाने वाली बात है। ये बैलेंसिंग टेक्निक्स हैं। आपका वेट ज़्यादा है तो भी नॉर्मलाइज होगा और अगर कम है तो भी नॉर्मलाइज होगा। इसके अलावा कुछ भी खाते समय और पीते समय आप ईश्वर, अल्लाह या गुरु या जिनको भी आप मानते हैं उनके ध्यान में रहें। ये तो आपने भी देखा होगा कि ये रिसर्च से भी प्रूवन फैक्ट है कि भोजन, चाहे सॉलिड या लिक्विड, किसी भी तरह का भोजन लेते समय हमारे मन में जो भी विचार और भाव होते हैं उसी के अनुसार उस भोजन का प्रभाव हमारे शरीर और मन पर पड़ता है। ध्यान दीजिए, भोजन को खाते हुए या लिक्विड आइटम को पीते हुए हमारे माइंड में जो विचार, जो भाव रहते हैं उसी के अनुसार प्रभाव वह भोजन हमारे शरीर और मन पर डालता है। तो आप सोचिए कि आप वायलेंस वाली मूवी देख रहे हैं और फिर भोजन ले रहे हैं, या फिर आप नेगेटिविटी दिखाने वाले न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं और उस समय आप भोजन कर रहे हैं, तो आपके शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इन कंपैरिजन टू आप कोई सत्संग चलाकर जो है तब भोजन ले रहे हैं, या फिर आप कोई लाइट भजन वाला म्यूज़िक चलाकर भोजन ले रहे हैं, तो फिर आपके कैसा प्रभाव होगा। तो आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसमें आपको भोजन ग्रहण करना है। तीसरा पॉइंट है कि आपको पूरे दिन में 50% कुक्ड फॉर्म में फूड लेना है और 50% अनकुक्ड फॉर्म में, मतलब 50% पका हुआ और 50% अपक्व आहार। अब टाइमिंग आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, कब आपको अपक्व लेना है, कब आपको पका हुआ लेना है, लेकिन ब्रॉडली आप 50% का रेशो ध्यान में रखें। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अपक्व आहार क्यों कह रहे हैं? तो अपक्व आहार से मतलब है फल, सलाद, जूस, नारियल और सोक्ड ड्राई फ्रूट्स। ये जो फूड आइटम्स हैं इनमें पोषक तत्व इस फॉर्म में होते हैं जिनको बॉडी ईजिली डाइजेस्ट कर पाती है। तो इससे क्या होता है कि ये प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस मोर एफिशिएंट होता है, वेस्टेज कम होता है, शरीर की एनर्जी कम खर्च होती है और इससे इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है। और एक बात का और ध्यान रखें कि अपक्व आहार और पका हुआ आहार, इन दोनों के बीच में सूटेबल गैप रखें। सूटेबल गैप डिपेंड करेगा कि आप कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। तो ब्रॉडली आप देख सकते हैं कि 30 मिनट से 2 आवर्स का गैप आप दे सकते हैं पके हुए और अपक्व आहार के बीच में। इसी प्रकार से फल और सलाद के बीच में भी गैप देना है। अब इसका भी रीज़न आप समझ लीजिए कि क्यों गैप देना है। कारण ये है कि हर अलग अलग प्रकार के फूड को डाइजेस्ट करने के लिए शरीर को अलग अलग प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाने होते हैं। तो जब हम कुछ एंटायरली डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम्स को मिक्स कर देते हैं तो फिर बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि उसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैसे बनाने हैं। इससे पाचन ठीक से नहीं हो पाता और फिर अपचन की वजह से बीमारियां हो सकती हैं। और कभी कभी तो अपोजिट फूड आइटम्स को कंबाइन करने से वो पॉइजनस भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप इक्वल क्वांटिटी में घी और शहद को मिला देते हैं तो वो पॉइजनस हो जाता है। खैर, फूड कंबाइनिंग की एक सेपरेट साइंस है, उसमें हमारा एक अलग से वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि पक्व आहार और अपक्व आहार के बीच में सूटेबल गैप और फल और सलाद के बीच में सूटेबल गैप रखें। इसके बाद चौथा पॉइंट है कि रात के भोजन के बाद और सोने से पहले आप कम से कम 2 घंटे का गैप रखें। और अगर आप कर सकें तो इन 2 घंटे के बीच में आप एटलीस्ट 30 मिनट्स पैदल चलें, तो इससे रात के खाने का पाचन और ठीक से हो पाएगा। इसके अलावा जब भी आप पका हुआ भोजन लेते हैं तो उसके बाद 5 से 10 मिनट आप वज्रासन में बैठें। वज्रासन सेम वही है जो हमारे मुस्लिम भाई बहन नमाज के टाइम पे यूज़ करते हैं, उसमें आप 5 से 10 मिनट बैठें। ये एक परफेक्ट आसन है खाने के तुरंत बाद करने वाला, तो ये आप कीजिए।
5वें स्टेप पर आपको क्या करना है, दिन की शुरुआत में फर्स्ट फूड आइटम आप जूस से शुरू करें। जूस आप बेस्ट होगा कि सफ़ेद पेठे का लें और उसमें कुछ खाने वाले हरे पत्ते भी मिक्स कर सकते हैं 20 to 30 ग्राम्स, जैसे कभी करी पत्ता, कभी धनिया, कभी पुदीना, कभी पालक। इस तरह से मिक्स करके आप उसमें 50% पानी मिलाकर वो जूस आप लीजिए एज ए फर्स्ट फूड आइटम इन द मॉर्निंग। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होने में और मदद मिलेगी। अगर आपको सफ़ेद पेठा ना मिल पाए तो आप दूसरी वेजिटेबल जैसे खीरा, लौकी, टमाटर, इस तरह की वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, या आप नारियल पानी ले सकते हैं, या फिर आप किसी एक फल का जूस ले सकते हैं, और या फिर आपको आसपास अगर देसी गाय, भारतीय नस्ल की गाय उपलब्ध है और वेल कंडीशन में उसको उसके रखने वाला रख रहा है, तो आप उसके दूध से बना छाछ ले सकते हैं। और अगर आप छाछ ले रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा सेंधा नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर भी मिक्स कर लीजिए। और अगर आप जूस ले रहे हैं तो जूस में कुछ भी मिक्स नहीं करना है। ये आप लेंगे तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन में और मदद मिलेगी। अब छठे पॉइंट पर आपको क्या करना है कि जब भी आप सब्जी बनाने के लिए छौंक या तड़का लगाते हैं तो तड़के में आप प्याज, टमाटर, लहसुन इनका उपयोग ना करें। सिंपल आप जीरा, हल्दी, अजवाइन इनका उपयोग कर सकते हैं। और प्याज और टमाटर आपको खाना हो तो आप अलग से सलाद के साथ आप थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। और लहसुन का उपयोग तो रेगुलर में नहीं करना है, एज ए मेडिसिन आप उसको यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं 7वें स्टेप पर। 7वां स्टेप मेनली है कि आप क्या क्या चीज़ उपवास में ले सकते हैं। तो आप जूस ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, सलाद के साथ आप नारियल की गिरी ले सकते हैं, थोड़ी मात्रा में 20-30 ग्राम्स आप सोक्ड ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, और आप सब्जी ले सकते हैं। और अगर आपको देसी गाय उपलब्ध है और अच्छी कंडीशन में रखी हुई है तो आप उसके दूध से बना छाछ ले सकते हैं। छाछ में जैसे हमने बताया आपको थोड़ी मात्रा में सेंधा नमक और रोस्टेड जीरा पाउडर मिला लेना है। चलिए अब आते हैं 8वें पॉइंट पर। 8वां पॉइंट बेसिकली है कि आपको ये सारे जो गाइडलाइंस हैं इनको फोर्सफुली नहीं करना है, अपने मन को बहुत ही फोर्स करके नहीं करना है। हल्का सा फोर्स आप लगाइए, लेकिन जितना कंफर्टेबल हो विदाउट टू मच प्रेशर आप उतना कीजिए। ऐसा नहीं हो कि आपने रूल तो सारे फॉलो किए लेकिन दिन भर आपके मन में वही चल रहा है कि मुझे वो खाना है, मुझे खाना है। तो ऐसा नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन ले सकते हैं। मतलब जैसे कि आप एक दिन ये सारे रूल फॉलो करके फास्टिंग कीजिए और फिर अगले दिन आप एक समय कोई हैवी आइटम आप ले लीजिए, जैसे कि कुट्टू के आटे की रोटी है या थोड़े से ब्राउन राइस हैं, वो आप ले सकते हैं। अब कुट्टू के आटे से बना कुछ हो या ब्राउन राइस से बना कुछ हो, उसमें कोई खास अंतर नहीं है। आपकी जो इच्छा होती है आप उसके अनुसार ले सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन वाइज, फिजिकल बेनिफिट्स वाइज, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स वाइज इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट 9th पॉइंट है वो 8th के ही कंटिन्यूएशन में है कि जैसे हमने बताया कि आपको फोर्स नहीं करना है। तो हो सकता है कि किन्हीं फ्रेंड्स की हेल्थ कंडीशन ऐसी हो कि वो पूरी फास्टिंग नहीं कर सकते हैं, तो वो फिर एक टाइम अनाज ले लें। तो जब वो एक टाइम अनाज ले रहे हैं तो उनके लिए फिर ये 9th पॉइंट पिक्चर में आता है कि कुछ अनहेल्दी चीज़ों को रिप्लेस करना है हमें हेल्दी चीज़ों से। तो जैसे कि नमक है तो सामान्य नमक की जगह हमें सेंधा नमक यूज़ करना है, और छिलका रहित अनाज की चीज़ों के बजाय जैसे कि मैदा या वाइट राइस, इनसे बने आइटम्स के बजाय आप जो है होल ग्रेन आइटम्स को यूज़ करें, जैसे चोकर वाले आटे की रोटी या रेड राइस या ब्राउन राइस या मिलेट राइस, इन सब का आप यूज़ करें। और तेल में रिफाइंड तेल यूज़ ना करें, उसकी जगह आप घानी का तेल यूज़ करें। घानी का तेल आप किसी भी सीड का यूज़ कर सकते हैं जो आपके रीजन में ग्रो होता है। आप उसके सीड खरीद के या तो घानी में खुद निकलवा सकते हैं या फिर किसी रिलायबल ब्रांड से आप परचेज भी कर सकते हैं। तो घानी का सरसों का तेल या मूंगफली का या नारियल का या तिल का, ये सब आप डिफरेंट वैरायटीज़ अलग अलग दिनों में यूज़ कर सकते हैं। और फिर जो सफ़ेद चीनी है उसकी जगह
आप जो है देसी खांड या देसी खांड से बना बूरा या मिश्री पाउडर या गुड़ या शक्कर या शहद, इनमें से किसी को भी आप यूज़ कीजिए। बेसिकली आइडिया ये है कि हमें एज़ क्लोज टू नेचुरल आइटम्स हमें जाना है और एज़ लेस प्रोसेस्ड आइटम्स एज़ पॉसिबल हमको कंज्यूम करना है। तो दोस्तों, ये थे नवरात्रि उपवास के 9 गोल्डन रूल्स। इन्हें आत्मसात करके यदि आप नवरात्रि के उपवास रखते हैं तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, आपके एनर्जी लेवल बढ़ेंगे, आपकी मेंटल कामनेस भी बढ़ेगी। और इसी तरह के डाइट प्लान को फॉलो करते हुए हमारे कई सारे फ्रेंड्स ने अपनी बीपी, शुगर, थायराइड आदि की मेडिसिन्स धीरे धीरे कम करते हुए अब वो इस स्थिति में आ गए हैं कि बिना दवाई लिए उनका बीपी, थायराइड और शुगर आदि उनके नॉर्मल आ गए हैं। तो हो सकता है कि आप भी करें तो आपका भी नॉर्मल आ जाए इसी एक नवरात्रि के सेशन में। एक नवरात्रि उपवास के सेशन में ही आपकी बीपी की, शुगर की मेडिसिन हो सकता है कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े लेने की। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी लोग मेडिसिन ले रहे हैं वे लोग रेगुलर चेक करते रहें, क्योंकि क्या होता है कि इस डाइट प्लान से आपके रोग जो हैं वो बहुत जल्दी ठीक होने लगते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि किसी को शुगर है, वो शुगर लोअरिंग मेडिसिन ले रहे हैं, तो अगर वो इस तरह के डाइट प्लान को फॉलो करते हैं तो उनका शुगर लेवल नेचुरली ही नॉर्मल आ जाएगा। फिर इसके बाद भी अगर वो मेडिसिन लेते रहेंगे तो ब्लड शुगर लेवल और कम हो सकता है। तो इसलिए अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो आप हर एक दिन में या हर 2 दिनों में आप अपना चेक कर लीजिए बीपी लेवल भी और शुगर लेवल भी, और उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन को टेपर ऑफ कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो या आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमें कांटेक्ट करके वो क्लैरिफाई भी कर सकते हैं। ये हमारी फ्री सर्विस है। स्पेशली नवरात्रि उपवास अगर आप रखना चाहते हैं इस विधि से और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेझिझक हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपकी बेस्ट हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आशा है कि आप इस सेशन में जो हमने प्रिंसिपल्स बताए हैं उनको आत्मसात करके उनका पूरा लाभ उठाएंगे। और क्वेश्चंस के लिए तो आप हमें कांटेक्ट कर ही सकते हैं, अपनी फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये फॉलो करने के बाद जो भी बेनिफिट्स होते हैं, जो भी आपकी समस्या सुलझती है, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ते हैं या किसी रोग में आराम होता है, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताइए, जिससे कि और लोगों को भी मोटिवेशन मिले। तो इसी के साथ इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें।